और पर्ची पे लिखा होता है एक नंबर, और जो नंबर होता है वो ये देखते हैं कि ये एक मोबाइल नंबर है जो इस पर्स में है। ये पूरा सब कुछ ये जो हुआ है 2023 के अंदर हुआ है। तो पुलिस को लगता है यार कि इस बॉडी को देख के तो समझ नहीं आ रहा है किसकी है, पता नहीं कितने टाइम से पड़ी है, पूरी गल फट सी गई है। तो हम एक काम करते हैं, इस नंबर पे कॉल करके देखते हैं। ये इस नंबर पे कॉल करते हैं, फ़ोन जाता है स्विच ऑफ। अब दिमाग घूमता है कि यार भाई स्विच ऑफ, समझ नहीं आया क्या था। तो ये उस नंबर की कॉल डिटेल्स निकालते हैं और लास्ट एक नंबर पकड़ते हैं कि इसके पास लास्ट कॉल किसकी आई थी। एक नंबर मिला, उस नंबर पे कॉल करा, वो नंबर जाके कनेक्ट होता है यूपी में। यूपी में उस नंबर से पूछा जाता है कि भाई ये नंबर जो है ये किसका है। तो वो लड़का बताता है कि सर ये मेरे दोस्त करण का नंबर है। तो पूछता है करण का है, तो वो लड़का बताता है कि सर करण को तो अपने ससुराल में गए 1 महीना हो गया। अब ये सोच में पड़ जाते हैं कि भाई ये कैसे हो सकता है, मतलब एकदम से 1 महीने के बाद बंदा ऐसे मिल रहा है और ऐसे वैसे। तो पुलिस वालों ने क्या करा, कुछ व्हाट्सएप पे फोटो भेजी, पहचान के लिए कुछ निशान भेजे। तो उस लड़के ने 1 सेकंड में बता दिया सर ये करण है। जो बॉडी मिली थी वो एक्चुअली में करण की बॉडी मिली थी। अब उसकी डिटेल्स निकाली गई तो करण के परिवार तक पहुंचा गया। करण के परिवार तक पहुंचे, उनसे पूछा गया कि आपको पता है आपका लड़का कहाँ है। तो उन्होंने बताया कि हाँ वो तो अपने ससुराल में रह रहा है, मतलब लड़की के घर पे रह रहा है। पूछना शुरू करा कि आपको आइडिया है इस बारे में कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, और क्या थी ये शादी जो हुई है क्या है। तो जो परिवार वाले हैं वो बताते हैं कि हमारा लड़का जो है वो बांडा नाम के एक एरिया में जाता था, वहाँ पर गुलनाज नाम की एक लड़की मिली थी। 2022 में इन आपस में प्यार हुआ था और इंटरकास्ट थी चीज़ें, तो हम मान नहीं रहे थे। पर करण की फैमिली बाद में मान गई, लेकिन गुलनाज की फैमिली नहीं मान रही थी। इसी चीज़ के लिए उन्होंने 1 महीने पहले अपने घर पर बुलाया था और वो उसका सेवा वगैरह सेवा पानी वो वहीं कर रहे हैं। तो पुलिस वालों ने पूछा आपकी बात हुई, तो ये बताया कि हाँ मैसेजेस में हमारी बात होती है, कॉल पे नहीं होती, क्योंकि शायद वहाँ जाके अच्छा नहीं लगता होगा कि फ़ोन पे लगा रहे। पुलिस वालों को शक हुआ, ये पहुँचे गुलनाज के घर पे, जो एड्रेस वगैरह सारी चीज़ें निकलवाई। अब गुलनाज के पिताजी से बात करी कि भाई गुलनाज कहाँ है। तो पहले तो इनके पिताजी ने बताया नहीं, फिर इनके पिताजी को और 2-3 भाइयों को, इंक्लूडिंग माइनर भी थे इसमें, पुलिस स्टेशन लेके गए। वहाँ पर इनकी खातिरदारी हुई। फिर इन्होंने बताया कि बांडा के वहाँ पर जब इन्होंने आपस में एक दूसरे को पसंद करा था, इन्हें एक्चुअली जो गुलनाज के पिताजी थे, इन्हें ये बिल्कुल पसंद नहीं आया कि गुलनाज ने इस तरीके से भाग के शादी कर ली, और इनकी बहुत डिसरिस्पेक्ट हो रही थी आसपास के लोगों में। तो इनके पिताजी ने एक एग्जाम्पल सेट करने के लिए क्या किया, फ़ोन नंबर निकाला और गुलनाज को फ़ोन मिलाया और बोला कि करण को घर बुलाओ, हम उसका अच्छे से धूमधाम से स्वागत करेंगे, विदाई करेंगे, क्या हुआ अब हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। करण के पेरेंट्स ने एक्सेप्ट कर लिया, हम भी एक्सेप्ट करेंगे। जब ये लोग पहुंचते हैं वहाँ पे, तो करण को बोला गया कि कुछ रिलेटिव्स हैं उनसे मिलवाने के लिए लेके आपको जाना है। लेके गए, पता था ये भूतिया एक कुआं है, इसके पास कोई नहीं जाता है। गला रोंद कर बहुत सारी चीज़ें, बॉडी काट पीट के, उसके पर्स में से सारी आईडी निकाल के, उस पर्ची पे बस ध्यान नहीं दिया और करण को वहाँ फेंक दिया। अब बोलते कि ठीक है करण रिकवर हो गया, गुलनाज का है। अब ये जब उस स्पॉट पे थे ना, हॉन्टेड कुएं के पास, तो ये सोच रहे थे कि हम घर जाएंगे तो गुलनाज तो पूछेगी। गुलनाज को भी यही कहा कि कुछ रिलेटिव्स हैं, करण भी वहाँ पर बोल रहा है कि गुलनाज को आप लेके नहीं आए, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, तो तू घर के बाहर मिल। गाड़ी में बैठाया, नावी मुंबई के पास एक नहर है, वहाँ पर गुलनाज का गला दबा के उसे भी रफा दफा कर दिया। अपनी बेटी को ही मार दिया, क्योंकि बहुत डिसरिस्पेक्ट हो रही थी। और उसके बाद ये सोच रहे थे 1 महीने तक जब कोई पूछने नहीं आया तो कुछ होगा ही नहीं, लेकिन उस भूतिया कुएं के अंदर एक पर्स था जिसके अंदर एक पर्ची थी, जिसके अंदर एक नंबर था, और उससे ये पूरा डबल मर्डर केस सामने आया। तो अपने आप में ये रियल लोगों का हॉरर है। इंसान से ज़्यादा खतरनाक चीज़ क्या ही होगी। करेक्ट। और वैसे एक चीज़ और आती है भाई, इसमें कुछ चीज़ों को बदनाम भी कर दिया जाता है अपने क्राइम छुपाने के लिए। एक इंसान को जब पता चला ये हॉन्टेड कुआं माना जाता है, कोई आता जाता नहीं है, वहीं पे फेंक दिया। करेक्ट, ताकि वो छुप जाए क्राइम। हमारे पिछले पॉडकास्ट में हमने बड़ी सारी एंटिटीज के बारे में बात करी, निषेधा, कर्ण पिशाचनी, और मतलब पंडुबा, शैयर, बहुत सारे अलग अलग हमने टच करे हैं। जब हमने अपने डायन वाली भी सीरीज करी थी, कितनी सारी एंटिटीज के बारे में बात करी थी। तो ऐसी कोई और एंटिटी बेस्ड कहानी, कोई स्टोरी है? एक स्टोरी अभी मैं जनता को बताऊंगा,
और जनता को ऐसे किस्से सुनने में बहुत मज़े आते हैं जिसमें कुछ बहुत ब्रूटल हो, पोजेशन का बहुत एक एक्सपीरियंस जो जनता आज देखने वाली है कि कैसे कुछ चीज़ें बहुत ख़तरनाक हो जाती हैं। ये पूरा किस्सा महाराष्ट्र का है और महाराष्ट्र की एक फैमिली के साथ ये पूरा किस्सा हुआ। इस परिवार में 4 सदस्य रहते थे, मम्मी पापा, छोटा भाई जैद, उसका बड़ा भाई साजिद है उसका नाम। तो जैद ने बताया कि अक्षय भाई, मेरी फैमिली में क्या था, मेरे पापा एक सिक्योरिटी गार्ड थे, मम्मी घर पे रहा करती थी, मैं स्कूल में था और मेरा जो भाई साजिद है वो एक मेडिकल स्टोर पे काम किया करता था। दिन में उसे काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था क्योंकि पापा भी नाइट शिफ्ट करते थे, तो वो चाह रहा था कि मैं भी नाइट शिफ्ट करूं ताकि आराम से दिन में सोए, दोस्तों से मिल पाए, क्योंकि डे शिफ्ट में आपको पता है आप दोस्तों से नहीं मिल पाते। और जब हम दुकानों की बात करें या फिर ऐसी जगह की बात करें तो वहाँ पर जो आवर्स होते हैं वो थोड़े ज़्यादा होते हैं, 12 घंटे, 14 घंटे, 16 घंटे। इसका ऐसा हो रहा था कि दिन में जब ये काम करता था, मान लो इसकी अगर 10-11 बजे तक दुकान खुल रही है तो रात को 9-9, 10-10 बजे आ रहा, तो कोई दोस्त मिल नहीं पाता था। तो इसने क्या करा, ऑनर जो थे उनसे बात करी कि सर 24/7 चलने वाली जगह है, तो अगर आप कहीं तो मैं नाइट शिफ्ट में चले जाऊँ। अब उन्हें नाइट शिफ्ट में कोई चाहिए भी था क्योंकि जो बंदा पहले काम कर रहा था उसे गाँव जाना था किसी काम से। तो इन्होंने बोल दिया कि ठीक है साजिद, आप एक काम करो, आप नाइट शिफ्ट में कल से आ जाना, तो कल का मॉर्निंग ऑफ ले लो और फिर ऐसे ऐसे कंटिन्यू कर लेना। इसने क्या करा, नाइट शिफ्ट करनी शुरू कर दी। 2 महीने तक इसने नाइट शिफ्ट की और 2 महीने काफ़ी ज़बरदस्त, मतलब बढ़िया, कोई छुट्टी नहीं, सब कुछ बढ़िया, अपने दोस्तों से मिल रहा है, सुबह सो रहा है और बढ़िया सब कुछ चल रहा था। फिर एक दिन क्या हुआ, जैसे जैद अपने घर में बैठा हुआ है, फैमिली बैठी हुई है, तो वो देखते हैं कि जो साजिद आया वो बहुत थका हुआ सा आया है मॉर्निंग में। और जैसे जैद और उनकी जो मम्मी है वो उस टाइम पर छुट्टी हुई होगी स्कूल की, तो वो घर पे थे। साजिद के पापा भी घर पे थे, सो रहे थे, गार्ड की नौकरी करके आए थे। साजिद आया और उसने किसी से भी बातचीत नहीं करी। तो जैद ने पूछा भी कि भाई सब ठीक है, क्या हुआ है, तू बड़ा परेशान सा लग रहा है। उसने कुछ नहीं बोला, नहीं ठीक हूँ मैं, सब कुछ ठीक है। और वो अपना सोने के लिए लेट गया। सो गया वो बंदा, फिर उठता है, फिर नौकरी पे जाता है। 1-2 दिन ऐसे ही चलता रहा। जब फैमिली ने इस चीज़ को ऑब्जर्व कराया यार कि साजिद बहुत परेशान सा लग रहा है, क्या रीज़न है, बार बार पूछते हैं तो कुछ रीज़न बताता नहीं है। उसकी आंखें लाल रहा करती थी क्योंकि ऐसा लगता था कि ये रो क्या है, मतलब किसी गम से उभर रहा है, कुछ हुआ है इसके साथ। पर साजिद ने अपने घर पे कभी बताया नहीं। उसके बाद अचानक से साजिद ने क्या करा, वो नौकरी ही छोड़ दी। उसने सीधा घर पे बताया कि मैं नौकरी नहीं कर रहा, कुछ टाइम के लिए मुझे रेस्ट चाहिए, मैं गैप लेना चाहता हूँ और फिर मैं करूँगा। अब जब एक बच्चा घर का नौकरी छोड़ देता है ना तो वो घर के लिए बोझ बन जाता है। 2-3 दिन तो इनके पिताजी ने कुछ भी नहीं कहा। फिर एक दिन इनके पिताजी ने कहा, बेटा एक बात बता, तू नौकरी कब से ज्वाइन करेगा? तो आपस में थोड़ी बहुत बहस हो गई कि मैंने आज तक घर वालों के लिए इतना किया, तब तो मुझे कभी बड़ाई नहीं मिली, आज मैंने नौकरी छोड़ दी तो मुझसे 3 दिन में पूछ लिया कि तू नौकरी कब करेगा। तो इनके पापा ने बोला कि बात वो नहीं है, मुझे ये जानना है कि तूने पिछली नौकरी छोड़ी क्यों? क्योंकि वो बिल्कुल सही नौकरी थी, तेरे को सैलरी अच्छी मिल रही है, टाइमिंग तेरे हिसाब के है, नाइट शिफ्ट में ना धक्का मुक्की होती, ना मेडिकल पे इतनी भीड़ होती, ना कोई पंगा होता। उसने तब भी नहीं बताया क्या हुआ है, बस ये बोल दिया कि मेरे को अभी कुछ बात नहीं करनी, मैं देख लूंगा नई नौकरी, और ये बोल के वो घर से बाहर चला गया। अब हुआ क्या, जब ये रात हुआ आता है तो जैद रात भर थोड़ा बहुत पढ़ा करता था क्योंकि एग्जाम्स आने वाले थे। तो जैद ऑब्जर्व करता है कि जो उसका भाई सोने लग रहा है ना बगल में, वो कुछ बड़बड़ा रहा है। जैद ने एकदम से उसे उठाया, भाई भाई तू ठीक है, क्या हुआ तुझे? तो साजिद बोलता है नहीं कुछ भी नहीं हुआ, सब ठीक तो है। तो ये बताते हैं जैद कि तू तो नींद में पता नहीं क्या क्या बोलने लग रहा था। इसने बोला नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, तेरे को ऐसा लगा होगा, कुछ नहीं है ऐसा। ठीक है, वो बात भी टल गई। उसी रात जब जैद भी सो रहा था, उनके पापा, उनके मम्मी, चारों लोग सो रहे थे, जैद को ऐसा लगा जैसे कोई ना बगल से उठ के चला गया कहीं पर। तो जैद अचानक से देखते कि ये क्या हुआ। उन्होंने देखा बगल में साजिद है ही नहीं। ये साजिद की तरफ चलना शुरू करते जहाँ से आवाज़ आ रही है, और वो किचन में था साजिद। जैसे ही अंदर घुसे तो उन्होंने देखा कि साजिद सिलेंडर पर बैठा हुआ है, सिलेंडर पर बिल्कुल उखड़ू होके, और अजीब अजीब आवाज़ों में बोल रहा है कि अब मेरी बारी है, अब मैं इसे लेके जाऊंगा, नहीं छोड़ूंगा, लेने की बारी आ गई, अब मैं इसे लेके जाऊंगा। इसे लगा डर कि भाई इसको हुआ क्या साजिद को। इसने क्या करा, अपने पापा के पास भागा। जैद के पापा की एक आदत थी, अगर उन्हें नींद में उठाया ना तो वो उठ के थप्पड़ मारते थे, क्योंकि नींद नाइट शिफ्ट की अलग होती है और डे शिफ्ट की अलग होती है। नाइट में तो आप फिर भी सो जाओगे, पर डे में एक बार उठ गए तो वो नींद आती नहीं। जैद की मजबूरी थी, जैद ने क्या करा, उठाना शुरू करा अपने पापा को कि पापा उठो, साजिद भैया को कुछ हुआ है, उठो। इनके पापा उठो और घुमा घुमा के जैद के 2-3 थप्पड़ दिए कि तूने मेरे को उठाया क्यों, तेरे को पता नहीं है मेरे को पूरी रात नौकरी करनी होती है। इसने बोला आप चल के देखो साजिद भैया को हुआ क्या है। अब जब पिताजी गुस्सा है तो वो ये नहीं देखेंगे मैं किस पे हाथ छोड़ रहा हूँ,
वो अंदर गए, उन्होंने देखा साजिद सिलेंडर पे बैठा हुआ और वहाँ पर अपने आप में बड़बड़ा रहा है, कुछ ना कुछ बोलने लग रहा है। इनके पिताजी गए, गुद्दी पकड़ी, साजिद के एक थप्पड़ मारा। साजिद ने उल्टा थप्पड़ मारा अपने पिताजी को।